दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिका कोचिंग सेंटर और इंडिका कोचिंग सेंटर के इस प्लेटफॉर्म पे आज हम लोग जो है मध्यकालीन इतिहास को पढ़ेंगे और एक एक वीडियो जो हमारी है वो एक एक करके आती रहेगी हर चैप्टर वाइज। तो उसी कड़ी में आज जो है हम अरबों का भारत पे आक्रमण, अरबों का भारत संबंध, ये जो चैप्टर है इसको हम आप लोगों को क्लियर कराएंगे। तो सबसे पहले ये समझिए कि भारत पे अरबों का आक्रमण के पीछे कारण क्या था, भारत अरब संबंध क्या था, ये तमाम चीज़ें जो है हम एक एक करके यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले तो ये समझिए कि जो भारत पे अरब हो या पश्चिमी देशों हो वो आने का या आक्रमण करने का जो भारत पे रास्ता था वो कुल कितना था, तो वो था 4। वो रास्ता था 4। पहला था कि समुद्र मार्ग से आ सकते थे, समुद्र से आ सकते थे। दूसरा था कि हैबर नदी के घाटी से आ सकते थे। तीसरा था कि मकरान तट के सहारे, मकरान जो है क्षेत्र के सहारे आ सकते थे। और चौथा था कि ये बोलन दरे के सहारे से आ सकते थे। कहां से? बोलन दरा। ठीक, तो यही 4 मार्ग थे जो कि पश्चिम से जो भी आक्रमणकारी थे या व्यापारी थे, ये लोग भारत पे आक्रमण कर सकते थे या भारत में प्रवेश कर सकते थे। ठीक, अब देखिए कि जो भारत था, भारत से अरबों का व्यापार वाणिज्य होता था। पहले जो था जब खलीफा का शासन था वहाँ पे, तो वहाँ के व्यापारी जो थे भारत से आते थे और भारत के व्यापार में उनका बड़ा एक योगदान था। ये पश्चिम के जो हमारे बंदरगाह थे, जैसे आप देखेंगे कि जो देवल बंदरगाह था, खंभात बंदरगाह था, ये इन बंदरगाहों से इनके बहुत सारे सामान आते थे। कई सारी फारस की मुद्राएं भी हम लोगों के प्राचीन काल में भी इनसे व्यापार वाणिज्य होता था। लेकिन हुआ क्या कि 636 ईस्वी में, कब? 636 ईस्वी में एक पहली झड़प होती है अरबों की। कहाँ पे? थाने में। यानी थाने जो है पश्चिमी तट, ये आज महाराष्ट्र में है। यहीं पे भारतीय व्यापारियों से और जो ये अरब के आक्रमणकारी थे इनसे जो है पहली झड़प हुई। इसमें ये पराजित हुए और पराजित होकर के हार करके ये वापस गए। तो पहली झड़प कब हुई? 636 ईस्वी में। दूसरी झड़प होती है 644 ईस्वी में, इन्हीं पश्चिमी तटों पर। तो 636, 644 और 659 और एक झड़प हुई 664 ईस्वी में, 664। ठीक, तो आपसे कभी पूछा जाए कि यदि भारत पे पहला अरब आक्रमण कब हुआ, तो सबसे पहला आक्रमण हुआ है कब? 636 ईस्वी में, लेकिन ये पराजित हुए। लेकिन जो भारत में सफल आक्रमण, अरबों का जो सफल आक्रमण होगा वो आने वाला है। अब देखिए इन आक्रमणों में ये सारे आक्रमण किए या झड़पें किए, इसमें ये सभी क्या हुए? पराजित हुए। और हुआ क्या कि समय आता है 708 ईस्वी का। कब? 708 ईस्वी। 708 ईस्वी में अरबों के, यानी अरब का जो क्या कहते हैं कि खलीफा था, तो अरब के खलीफा वालिद के यहाँ उसका एक राजदूत हुआ करता था, यानी गवर्नर हुआ करता था हजाज, जो कि इराक का था। तो दमिश्क में ये रहता था खलीफा। कहाँ रहता था? दमिश्क में। दमिश्क जो है सीरिया की राजधानी है आज। तो ये दमिश्क में खलीफा था और इसी खलीफा का एक क्या था? गवर्नर था और इसका नाम था हजाज। हजाज। अब इन दोनों के लिए क्या हुआ कि श्रीलंका से
श्रीलंका का जो सिंहली राजा था, इन्होंने क्या किया कि कुछ उपहार भेजा। किसके लिए? ये हजाज के लिए और खलीफा के लिए। जब ये जहाज पे लाद करके ले करके जा रहे थे, उपहार ले जा रहे थे, तो इस जहाज में क्या था कि कुछ मुस्लिम औरतें भी थी जिनके पिता नहीं थे और वह भी उस जहाज में बैठी हुई थी। ठीक, अब हुआ क्या कि देखिए, जब ये जाते हैं सिंध के देवल बंदरगाह पे, ये सिंध है इस क्षेत्र में, तो सिंध के देवल बंदरगाह पे, कहाँ पे? देवल, सिंध के देवल बंदरगाह पे कुछ आक्रमणकारियों ने, कुछ लुटेरों ने इस पे क्या किया कि इस जहाज पे हमला कर दिया। ये चीज़ें जो है आप लोग समझिएगा। तो इस जहाज पे हमला कर दिया। किस जहाज पे? जो जहाज जा रही थी श्रीलंका से कहाँ के लिए? सीरिया के लिए। जब ये हमला किए तो हमला करके और इन्होंने इस जहाज को लूट लिया। उन महिलाओं के साथ भी ये अभद्रता किए। अब इस स्थिति को देखते हुए जो खलीफा था ये नाराज हुआ और नाराज होकर के सिंध का उस समय शासक था दाहिर। सिंध का शासक था दाहिर। अब इन्होंने क्या किया कि दाहिर को एक पत्र लिखा। किसको? दाहिर को। दाहिर को ये पत्र लिख करके कहे कि भाई आप ये देखिए कि आपके बंदरगाह पे क्या हुआ है कि हमारे यहाँ की आने वाली जहाज को लूटा गया है। आप जो हैं इन लुटेरों को सजा दीजिए। दाहिर से ये बात कही गई। अब जो दाहिर है, दाहिर ने कहा कि देखिए जो ये क्षेत्र आ रहा है ये हमारे क्षेत्र के अधीन नहीं है, और जो ये लुटेरे हैं ये चूँकि ये कबीलाई हैं, जनजाति हैं, इन पर हमारा कोई अधिकार नहीं है। ये स्वतंत्र कबीलों के स्वतंत्र लुटेरे हैं। और यह बात अपने दूत के माध्यम से भिजवा दिया दाहिर। किसको? वहाँ के खलीफा को। खलीफा को ये बात जो है रास नहीं आई और उसने जो है दाहिर को दंड देने का क्या किया कि योजना बनाया कि हम दाहिर को दंड देंगे। और इस कड़ी में उसने क्या किया कि 711 ईस्वी में, कब? 711 ईस्वी में, 711 ईस्वी में एक दल भेजा दाहिर को दंड कर देने के लिए, इस पर आक्रमण करने के लिए। लेकिन वह दल भी क्या हो गया? पराजित हो गया। दूसरा दल एक फिर भेजता है 711 में ही, और वह भी दल क्या हुआ? पराजित हुआ। अब ऐसी स्थिति में ये गुस्सा गया। कौन? हजाज और खलीफा। और दोनों गुस्सा हो करके और इन्होंने क्या किया कि मीर कासिम के नेतृत्व में, मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में इन्होंने एक सेना भेजी। किसके नेतृत्व में? मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में। और ये जो मोहम्मद बिन कासिम था, यह क्या था? ये हजाज जो इराकी गवर्नर था खलीफा का, उसका ये दामाद था। यानी हजाज का ये क्या था? दामाद। और उसका ये भतीजा भी था। क्या था? भतीजा। ठीक, तो ये समझिए कि ये जो है हजाज का दामाद भी था और भतीजा भी था। और इसी के नेतृत्व में कब? 712 ईस्वी में एक सेना भेजी गई दंड देने के लिए। किसको? दाहिर को। जब ये आक्रमण करने के लिए भारत पे आया तो इसकी सेना में क्या थे कि देखिए 6000 घुड़सवार थे। कितने? 6000 घुड़सवार थे। 6000 घुड़सवार, 6000 ऊंट थे। 6000 ऊंट और 3000 जो थे ये ऊंट थे जो कि क्या लेकर के चल रहे थे? खाद्य सामग्री लेकर के चल रहे थे। साथ ही
जब ये अपनी सेना लेकर के चला तो जो मकरान का शासक था इसने जो है कुछ नावों के साथ मदद किया और 5 जो नावें थीं मशीनों से लैस थीं और इस एक नाव में 500 व्यक्ति थे, यानी लगभग 2500 व्यक्तियों की एक नाविक छावनी भी जो है इसके साथ लग गई। जब ये सारी चीज़ें सुना दाहिर कि इतनी बड़ी सेना लेकर के और मोहम्मद बिन कासिम जो है ये क्या कर रहा है कि हमारे तरफ बढ़ रहा है, अब इस स्थिति को देख करके भांप करके ये क्या किया आके पीछे हट गया। ये युद्ध नहीं लड़ा, ये क्या हुआ कि सिंध में ही जो पश्चिमी क्षेत्र था उस पश्चिमी क्षेत्र को छोड़ करके और पूरब की तरफ आ गया। ठीक, अब ये समझिए कि ये क्या हुआ कि पूरब की तरफ आ गया। अब जब ये पूरब की तरफ आया तो यहाँ पे हुआ क्या कि आसानी से, यानी जो ये मोहम्मद बिन कासिम था इसने क्या किया कि आसानी से यहाँ पे कुछ बौद्ध हुआ, बौद्ध थे, बौद्ध धर्म के अनुयायी, और बौद्ध धर्म के जो अनुयायी थे ये दाहिर से चिढ़ते थे, कुछ कारणों को लेकर के ये दाहिर से चिढ़ते थे। यह भी मिल गए मोहम्मद बिन कासिम से और ये जो है आसानी से बिना युद्ध किए ही यह इसके पश्चिमी क्षेत्र यानी मकरान क्षेत्र को क्या कर लिया कि अपने कब्जे में कर लिया। और कब्जा में कर करके और इसने क्या किया कि आगे बढ़ना शुरू किया। जब ये आगे बढ़ा तो इसके जो पूरब वाले क्षेत्र थे, इन पूरब के क्षेत्रों पर इसके पुत्र जय सिंह जो है शासन कर रहा था। अब ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि ये दाहिर जो है ये पकड़ा गया और दाहिर पकड़े जाने के बाद ये मारा गया। कौन? दाहिर पकड़ा गया और मारा गया। अब ऐसे अपमान हुआ क्योंकि ये बिना लड़े ही भाग गए थे और जब ये भागे तो इनकी एक पत्नी थी जिसे रानी बाई कहते हैं। किसकी? दाहिर की पत्नी थी रानी बाई। रानी बाई जो है इसने क्या किया कि वीरता पूर्वक लड़ा। ठीक, और वीरता पूर्वक लड़ा और जब उसको लगा कि अब हम दाहिर के यानी मोहम्मद बिन कासिम की सेना से नहीं जीत पाएंगे तो ऐसी स्थिति में उसने क्या किया कि अपने जो सहयोगी स्त्रियां थीं उनको एक साथ बुला करके और ये क्या हो गई, जौहर कर ली। क्या कर ली? जौहर कर ली। और जौहर मैं आप लोगों से बता दिया हूँ और यदि नहीं समझ में आए तो मेरी एक वीडियो है, आप लोग इसे देख लीजिएगा कि जौहर प्रथा और सती प्रथा क्या होता है, मैं उसमें क्लियर कराया हूँ। तो ये जो थी ये एक साथ क्या कर ली, जौहर कर ली। अब जो दाहिर है, दाहिर चूंकि युद्ध में मारा गया, एक युद्ध लड़ती हैं कौन? दाहिर की पत्नी रानी बाई युद्ध लड़ती है जिसे रावर का युद्ध कहा जाता है। अब आपसे कभी प्रश्न पूछा जाए कि रावर का युद्ध किसके किसके बीच में लड़ा गया, तो रावर का युद्ध लड़ा गया था मोहम्मद बिन कासिम एवं किसकी? दाहिर की पत्नी रानी बाई के बीच में। और इसी रावर के युद्ध में जो है पराजय का डर देखते हुए रानी बाई ने क्या कर लिया, अपनी सहेलियों के साथ ये जौहर कर ली थी। ये चीज़ें जो है आप लोगों को क्लियर हो गई। अब चलिए हम चलते हैं कुछ इसके अन्य फैक्ट पर। अब देखिए हुआ क्या कि जब ये मीर कासिम जो है मोहम्मद बिन कासिम, इसने क्या किया कि दाहिर को पराजित करके मारा। इसकी जो रानी थी रानी बाई वह भी क्या हो गई, जौहर कर ली। और जो इसका पुत्र था उसने क्या किया कि अजय सिंह, यह जो है पराजय के डर से इसने इस्लाम को कबूल कर लिया। क्या किया? इस्लाम को कबूल कर लिया। अब यहाँ के जो आसपास यानी पूरी तरह से सिंध की राजधानी औरोर पर, सिंध की राजधानी क्या थी? औरोर। तो सिंध की राजधानी औरोर पर क्या हुआ,
कि कब्जा हो गया मोहम्मद बिन कासिम का। और पर कब्जा करने के बाद इसने क्या किया कि अपना क्षेत्र और विस्तार करना चाहा, और इसके लिए इसने मुल्तान पर भी हमला कर दिया। और मुल्तान से इसने बड़े पैमाने पर क्या हुआ कि सोना चांदी, यानी सोना इतना पाया कि इसको ऊँटों पे भर भर करके लेकर के गया खलीफा के पास। और इसीलिए इन्होंने क्या किया कि मुल्तान का नाम रख दिया स्वर्ण नगरी। तो यदि प्रश्न ये एक बार आईएएस में भी प्रश्न आया है कि स्वर्ण नगर के नाम से किसको जाना जाता है, तो स्वर्ण नगर के नाम से जाना जाता है मुल्तान को। स्वर्ण नगर, स्वर्ण नगर, स्वर्ण नगर किसको कहा जाता है? मुल्तान को। यदि आपसे पूछा जाए कि स्वर्ण द्वार किसको कहा जाता है, तो स्वर्ण द्वार जो है अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को को कहा जाता है कि वहाँ पे क्या है कि स्वर्ण द्वार है। ठीक, तो स्वर्ण द्वार कहाँ पे है? सैन फ्रांसिस्को। और स्वर्ण नगर किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है मुल्तान को। और क्यों कहा गया, ये चीज़ें जो है आपको क्लियर हो गई। और देखिए कि ये इसका पुत्र जो था ये जय सिंह, इसने क्या किया? इस्लाम कबूल कर लिया। जो इसकी दूसरी रानी थी, इन्होंने क्या किया कि मीर कासिम, अब मोहम्मद बिन कासिम, सॉरी बार बार मीर कासिम आ जा रहा है, तो मोहम्मद बिन कासिम ने क्या किया कि इसकी दूसरी जो पत्नी थी उसे, और इसकी 2 पुत्रियां थीं। कौन? एक का नाम था सूर्यमती और दूसरे का नाम था परमालमती, यानी इसकी पत्नी और दोनों पुत्रियों सूर्यमती, परमालमती। ठीक, इन दोनों को ले करके, और ये जो रानी थी इनको ले करके, और ये गया मीर कासिम किसको सौंपने के लिए? हज्जाज को। ठीक है ना, तो ये हज्जाज को सौंपने के लिए लेकर के गया। और उस समय जो खलीफा था वो खलीफा हो गया था, वहाँ वलिद से खलीफा हो गया था सुलेमान। वहाँ पे सुलेमान जो है खलीफा हो गया था। और कहा जाता है कि ये जो सुलेमान था ये मीर कासिम को पसंद नहीं करता था। ये क्या करता था कि मीर कासिम को पसंद नहीं करता था। ये जो है 712 के बाद ये 713 में वो बदल गया था, जब ये ले करके इन दोनों को गया। अब ये क्या है कि इसके 2 स्रोत मिलते हैं। ठीक, एक स्रोत मिलता है कि जो इस समय के इतिहासकार हैं ये कहते हैं कि ये चूँकि मोहम्मद बिन कासिम से नाराज़ था, कौन? सुलेमान, और उसे पसंद नहीं करता था, क्योंकि जो गवर्नर था हज्जाज उससे उसकी पटती नहीं थी दूसरे वाले खलीफा के। परिणाम स्वरूप इसने क्या किया कि मोहम्मद बिन कासिम को दंड दिया और उसे यातना देकर के मार डाला। कौन? सुलेमान। एक घटना तो ये होती है, लेकिन एक पुस्तक है जिसे कि सिंध का इतिहास जिसमें वर्णित है, और उस पुस्तक में ये कहा गया, क्या? उस पुस्तक का नाम है चचनामा। इस पुस्तक का क्या नाम है? चचनामा। ठीक, और इस चचनामा में ये वर्णन है कि देखिए ये चचनामा मूलतः जो है अरबी भाषा में लिखी गई। तो जब ये अरबी भाषा में लिखी गई है उस समय इसका लेखक कौन है ज्ञात नहीं है, इसलिए कहा जाता है कि चचनामा का लेखक कौन है तो अज्ञात है, क्योंकि इसके बारे में जानकारी हमें उपलब्ध नहीं है। लेकिन जब इसका फारसी में अनुवाद किया गया तो फारसी में इसका अनुवाद किया अबू बकर अल कूफी ने। किसने? अबू बकर अल कूफी ने। तो फारसी अनुवाद किया अबू बकर अल कूफी। इसमें कहा गया कि जो सूर्यमती और परमालमती थी, चूंकि दाहिर को युद्ध में पराजित करके मारा था मोहम्मद बिन कासिम, इसलिए ये नाराज थी। ठीक, और जब इसको जो है खलीफा के पास सौंपा मोहम्मद बिन कासिम, तो इन्होंने खलीफा से कहा कि
हुजूर जो है ये व्यक्ति आपको सौंपने से पहले हमारे सतीत्व का इसने भंग किया है। सतीत्व को क्या किया है? भंग किया है। कौन? मोहम्मद बिन कासिम। और इस घटना को सुन करके क्या हुआ कि सुलेमान जो है नाराज हो गया, और नाराज हो करके कहा जाता है कि मोहम्मद बिन कासिम के शरीर को फड़वा करके और उसमें भूसा भरवा दिया, और इस प्रकार से जान लिया उसका मोहम्मद बिन कासिम का। लेकिन जैसे ही उसकी हत्या हो गई, वो मारा गया, तो सूर्यमती और परमालमती ने उससे ये घटना बता दी कि हम लोग जो हैं अपने पिता के बदला लेने के लिए इस तरह की साजिश रचे। और इस घटना से फिर वह नाराज हुआ, और नाराज होकर के जो गवर्नर हजाज था उसने क्या किया कि इन दोनों को घोड़े की पूंछ में बंधवाया और तब तक दौड़वाया जब तक कि इन दोनों की जान नहीं चली गई। इस घटना का उल्लेख जो है किसमें किया गया है? ये चचनामा में किया गया है, जो सिंध का इतिहास जानने की एक महत्वपूर्ण पुस्तक है। ठीक, अब देखिए एक दो पुस्तक और हैं। एक पुस्तक है बिलादूरी की, और ये बिलादूरी की पुस्तक है किताब फतूह अल बलदान। किताब फतूह अल बलदान, इस पुस्तक में भी क्या मिलता है कि सिंध का इतिहास हमें मिलता है। ठीक, तो इस प्रकार से अब ये देखिए कि हम लोग जो सिंध का इतिहास पढ़ रहे हैं, और सिंध के इतिहास से ये सब चीज़ें जो है हम लोगों को जानने को मिली। अब जब मोहम्मद बिन कासिम जो है मार दिया गया, अब इसके बाद जो है सिंध की सत्ता जो है फिर क्या हुई कि धीरे धीरे समाप्त हो गई। यानी अरब जो थे भारत पर जो आक्रमण किए थे, अब उनकी सत्ता जो है फिर कुछ दिनों के लिए समाप्त हो गई। लेकिन यहाँ पे अरबों के आक्रमण से क्या प्रभाव पड़ा, ये सब चीज़ें हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए अरबों के प्रभाव से इसने ये पड़ा कि यहाँ पे ये पहली बार यहाँ पे जजिया कर लगाया। जजिया क्या? जजिया। तो जजिया कर लगाने का श्रेय पहली बार कहाँ पे जाता है? सिंध में। किसको जाता है? तो ये मोहम्मद बिन कासिम को जाता है। तो इसने जजिया कर पहली बार लगाया कहाँ पे? सिंध में 712 ईस्वी में। दूसरी बात है कि यहाँ पे जिमियों से जजिया कर नहीं लिया जाता था। जिमी का मतलब ये है कि जो जैसे कि नहीं देखिए कहा गया कि एक तो ये कहा गया कि कुछ लोगों को यहाँ पे मुसलमान बना दिया गया। अधिकांश लोग जो कहा गया कि आप मुसलमान धर्म स्वीकार कर लो, और अधिकांश लोग मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लिए। लेकिन कुछ लोगों से कहा गया कि आप जजिया कर दो। ठीक, जो हिंदू थे या बौद्ध थे इनसे जजिया कर वसूला गया, और इनको जिमी कहा गया। इनको क्या कहा गया? जिमी। तो जिमी कहा गया, और इनसे क्या लिया गया? जजिया कर। ठीक, तो सिंध में पहली बार जजिया कर वसूला गया। ये कौन लेता है? मोहम्मद बिन कासिम। दूसरी बात यह है कि इस्लाम के जो रीति रिवाज थे यहाँ के लोगों ने कुछ अपनाया, और वहाँ की जो संस्कृति है उस संस्कृति को भी यहाँ के लोगों ने क्या किया कि स्वीकार किया। साथ ही यहाँ से भी जो ज्ञान विज्ञान का क्षेत्र था, चिकित्सा का क्षेत्र था, गणित का क्षेत्र था, इन सब में जानकारी हुई अरबों को। किससे? भारतीयों से। ठीक है ना? तो भारतीयों से चिकित्सा, ज्ञान विज्ञान ये क्या हुए कि सीखे, और यहाँ की कई सारी पुस्तकें जो भी अपने साथ ये ले गए। जैसे आप देखेंगे कि पंचतंत्र को ले गए ये, और पंचतंत्र का वहाँ पे फारसी में क्या किया गया? अनुवाद किया गया, जिसका नाम रखा गया पंचतंत्र। पंचतंत्र कलीम उल दिमना के नाम से जो है
पंचतंत्र का अनुवाद किया गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे कई सारी पुस्तकें जो है ये ले करके गए अरब में और वहाँ ले जा कर के इन पुस्तकों का अनुवाद किए, इससे कई सारी चीज़ें इन्होंने सीखा। तो ये तमाम चीज़ें जो थी अरबों और सिंध अरब और भारतीयों के बीच संपर्क के परिणाम स्वरूप ये सारी चीज़ें हुई, ठीक। तो इस प्रकार से भारत पे अरबों का प्रभाव कैसे पड़ा, अरब के आने से भी इस्लाम और भारतीयों के जो धर्म के साथ एक साथ जो ये दो संस्कृतियों का मेल हुआ वो क्या हुआ, इन तमाम चीज़ों को हमने आप लोगों को क्लियर कराया। लेकिन एक चीज़ और समझिए कि एक विवाद है कि भारत पे सिंध का आक्रमण, तो भारत पे जो सिंध का आक्रमण यानी मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण है उस पे दो इतिहासकारों में विवाद है। एक इतिहासकार हैं डॉक्टर हरीशचंद्र वर्मा। हरीशचंद्र वर्मा जो हैं, हरीशचंद्र वर्मा इस तिथि को कहते हैं 712। कब? 712 पे ये कह रहे हैं कि आक्रमण किया कौन? मोहम्मद बिन कासिम ने भारत में। लेकिन इसी को बीडी महाजन कहते हैं कि ये तिथि जो है 712 न होकर के क्या है 711। 711 यानी बीडी महाजन, बीडी महाजन, ठीक। तो यदि प्रश्न के अकॉर्डिंग यदि इस तरह की कोई चीज़ें आप लोगों को आ जाए तो जैसा प्रश्न रहेगा उसी तरह से इसका आंसर भी आप लोग देने का प्रयास करिएगा, ठीक। तो इस तरह से हमने क्या हुआ कि भारत पे जो सिंध का आक्रमण था, अरबों का आक्रमण था सिंध पे, इन सब चीज़ों को क्लियर कराया। आशा है आप लोगों को ये चीज़ें जो है अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम मध्यकाल को अब चैप्टर वाइज करके एक एक करके सारे चैप्टर आपके क्लियर कराएंगे। धन्यवाद।